कल हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? क्या था फॉर्मूला बताओ। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है बताओ? जब आप जो सरफेस आपने लिया है तो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, है ना? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो कॉस आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। ये था एक फॉर्मूला फ्लक्स का। और एक फॉर्मूला मैंने आपको तब बताया था जब जो सरफेस लिया गया है वो कैसा भी हो, कि कोई शेप फिक्स ना हो, है ना? तो उसके लिए फिर आपको फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जो एरिया है उसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डी ए, उन दोनों का, है ना? और इनटू में कॉस थीटा। तब ये फॉर्मूला लगेगा। और इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे वेक्टर में। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट, अभी आएगा डी ए वेक्टर, है ना? एक ही बात है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक बात है, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, एक ही बात, ठीक है? अब कुछ न्यूमेरिकल इसके हम करेंगे आज। देखेंगे एनसीईआरटी में कितने दिए हैं इस टॉपिक पर, न्यूमेरिकल वही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी क्या बता दें, यूनिट बता देते हैं। यूनिट नहीं बताई थी ना कल, कि इसको नापते किसमें हम, वो उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये भी बता दो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है भाई? डेफिनेशन बता दो इसकी क्या थी, क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ। हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कहीं पर, वहां पर आपने कोई एक एरिया कंसिडर किया कि इतने एरिया को आपको देखना है, ठीक है? अब उस एरिया से जो आपने सेलेक्ट किया है, पर्टिकुलर एरिया, उसमें से जितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी उसी को हम बोलते हैं उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बराबर वाले एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर उतना ही लिया है तो बराबर होगा। नॉन यूनिफॉर्म में इधर कुछ और हो सकता है, इधर कुछ और हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताता है किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता दिया गया है। अगर क्या होना चाहिए इस केस में, देखो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस सरफेस का एरिया। सरफेस ऐसे है तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया को आपको वेक्टर क्वांटिटी मानना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू ई ए, फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर इनके बीच कुछ एंगल बन जाएगा तो मैंने अभी जो लिखा था फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या, ई ए कॉस थीटा। ये तब है जब एंगल होगा। और अगर ये सरफेस फिक्स ना होकर कुछ भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, तब जो फॉर्मूला लगेगा तब इंटीग्रेशन वाला लगेगा, ई डी ए कॉस। बात समझ में आ गई यहाँ तक? फ्लक्स क्या होता है वो समझ गए, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो भी समझ गए। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं।
ठीक है, तो बताओ, मैंने आपको न्यूटन की बीमा क्या बताई थी न्यूटन की बीमा। न्यूटन की बीमा निकालते हैं इससे, एफ बराबर एम ए वाले फॉर्मूले से। एम यहाँ पे मास है, तो मास की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एम, है ना। और ए यहाँ पर वही है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर की यूनिट क्या, मीटर की डायमेंशन क्या है, एल। नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड का क्या है, टी स्क्वायर। अब सबको एक ब्रैकेट में बंद करके लिखो, तो देखो एम एल टी माइनस टू, ऊपर चला जाएगा ना ये, तो माइनस में हो जाएगी पावर। तो ये आ गई फोर्स यानी न्यूटन की डायमेंशन, तो एम एल टी माइनस टू लिख सकते हैं न्यूटन की जगह। अच्छा, मीटर की बीमा क्या होती है, एल, देखो तो एल स्क्वायर। और कूलाम की डायमेंशन क्या होती है, कूलाम की, तो ये आएगी यहां से, क्यू बराबर आई टी से। यहाँ पे क्यू मतलब वही कूलाम, है ना। और आई की जो डायमेंशन होती है वो होती है ए, ये आई है एम्पियर से, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। और टाइम की टी। एक ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या आएगा, एटी, यानी नीचे क्या आएगा, एटी। अब इन सबको एक ब्रैकेट में लिखो, तो क्या आएगा बताना, एम एल कितने हो जाएंगे, एक ये दो, ये कितने हो गए, तीन। टी देखो एक नीचे भी तो है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसमें ही, तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी माइनस में है ना। ए ऊपर जाके माइनस का वन, वन पावर। ऐसे करके इसकी हम डायमेंशन पूछ सकते हैं, ये भी आ सकता है वन मार्क में। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, वो तो वो पता नहीं है अभी। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना शक्तियां अपनी तो कह रहे थे मैं लंका पार नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही इनके अंदर भी शक्तियां हैं, लेकिन जगानी पड़ेगी। जैसी शक्तियां मैं जगाऊंगा जैसे सब याद आ जाएगा, तो ये करेंगे, वही आपसे तो सब कुछ करूंगा। तो देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो हमें दिया हुआ है, मान लो एक ए वेक्टर दिया है, ऐसे ही ले रहा हूँ अपने पास, तो फिर क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, है ना, फ्लक्स का। तो ए वेक्टर दिया है, मान लो इस तरीके से दिया होता है, देखो वेक्टर फॉर्म में, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप। कोई बच्चा बता सकता है ये आई जे के क्या बता रहे हैं हमें, डायरेक्शन, कहाँ की डायरेक्शन है। हाँ, ये आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, वाई जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और के कैप मतलब जेड एक्सिस, बाहर बढ़ना। तो आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, है ना। तो ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर भी मान लेता हूँ मैं कुछ, मान लो ये दिया है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप। ऐसे क्वेश्चन देखे तो होंगे जरूर तुमने 11th का जब पेपर दिया होगा फिजिक्स का, तो ऐसे आई जे के में देखे थे ना, देखे थे, पता नहीं होगा ये है क्या कोड वोड लिखा हुआ है क्या कोई तो अगर क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम डॉट की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती हैं इसकी, क्रॉस भी निकाल सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, लेकिन हमें डॉट की जरूरत है। तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझ लेते हैं। देखो भाई, ये पूछा है ए डॉट बी, और ए और बी दोनों वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल मैथमेटिकल रूल होता है, इसको लिखो, ए वेक्टर को लिखो, डॉट बी वेक्टर को, जो निकालना है उसको लिख लो। इक्वल में इनकी वैल्यू रखो, अब ए वेक्टर की वैल्यू देखो ये है पूरी, इसको रख दो, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर कैप, फोर के कैप, ठीक है। और डॉट तो यहाँ भी लगा दो क्या, डॉट। और बी वेक्टर की वैल्यू लिख दो पूरी, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप, लिख दिया। अब देखो कितना आसान होता है डॉट निकालना। अब मैंने बताया ये डॉट है, मल्टीप्लाई नहीं, मत समझना ऐसे मैथ वाली, मैथ वाली मल्टीप्लाई समझोगे तो तुम फिर थ्री आएगी, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे। एक्चुअल में ऐसे ही होती है, जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई होती है ना, इसमें भी ऐसी होती है। लेकिन होता क्या है, जब थ्री आई की थ्री टू आई से करोगे तो आएगा कुछ, है ना। थ्री आई की थ्री जे से करोगे तो आई डॉट जे बन जाता है। देखो ऐसे करते हैं, थ्री आई की पहले टू आई से करो तो क्या आएगा, पहले नंबर नंबर की कर दो, थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ लिख दो सिक्स। और ये हो गया आई डॉट आई, ऐसे तो करोगे। पहले मैंने इसकी किससे करी है, इससे करी है। अब मैथ में कैसे करते हैं, इसकी तीनों से करनी होती है ना। तो जब इसकी इससे करोगे, हालांकि मैं करूंगा नहीं पूरी, इसकी जब इससे करोगे तो देखो क्या आएगा, ये होगा थ्री थ्री जा नाइन, और आई, और डॉट इसके साथ कौन आएगा, जे। अब होता क्या है, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आई डॉट जे लिखा हुआ है ना इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं इनको, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर में। तो ऐसे जितने भी करोगे तुम, अगर सेम सेम के अलावा कुछ भी अलग आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, देखो डायरेक्ट, आप डायरेक्ट समझो। और अगर सेम सेम आता है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है।
अगर आई डॉट आई आया ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और अलग आया तो क्या हो जाती है 0। तो इसको ऐसे डायरेक्ट समझो शॉर्टकट में, क्या क्या आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से करनी है, जे वाले की जे वाले से करनी है, के वाले की के वाले से करनी है, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाएगा। और केवल नंबर नंबर की करनी है, क्योंकि आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। तो डायरेक्ट करो नंबर की नंबर से, आई वाले नंबर की आई वाले नंबर से, तो 3 2 जा 6, सही है। अब जे वाले पे आ जाओ, जे वाले की जे वाले से, 2 3 जा प्लस 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 रहेगा 6। अब के वाले की के वाले से, 4 3 जा 12, माइनस माइनस इन्हें जोड़ दो। अब इसे तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, सिंपल भाषा में याद रखो, सही है, नोट करो, मिटा दो वही से, समझ गया डॉट कैसे लेना होता है। मान लो अगर आपको ऐसे दिए जाए वेक्टर, देखना जरा, ये दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और इसका डॉट करना है -2 जे कैप प्लस के कैप से, तो कैसे करोगे। अब तुम देखोगे भैया यहाँ आई वाला, तो इधर तो आई वाला है ही नहीं, है ना, तो तुम क्या करोगे, उधर 0 मान लोगे आई वाले को, आई वाले को क्या मान लेंगे उधर 0, तो 3 की 0 से करोगे क्या आएगा 0 आएगा, समझ गए। देखो जे वाला तो है इधर, है तो 2 2 जा 4, अब के वाला इधर नहीं है, तो इधर क्या मान लो उसको 0, 0 की कैसे 1 से, तो यहाँ पाने ना 0 की 1 से करोगे क्या आएगा 0, ऐसे करना होता है, फिर अगर नहीं है तो 0 मान लेते हो, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है देखो जरा हमें, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है वेक्टर फॉर्म में दी हुई है ना, ध्यान से देखना। देखो उस वैल्यू को बताइए, तो बताओ जरा कितनी है, 3 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैप, देखो आ गया वेक्टर, आई कैप ने डायरेक्शन बता दी इसकी, और न्यूटन पर गुलाम इसकी यूनिट है। ये प्रॉपर वे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है, प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। चलो, तो कहना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या बोला आगे, बुक दिखाओ मुझे। हाँ, पर विचार कीजिए, अब विचार करना है, क्या पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। पहला पॉइंट ये है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर ये बताओ कि किस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ। देखो आई कैप लगा हुआ है ना, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर मैं बना देता हूं, ऐसे होती है ना तीनों एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में ऐसे सीधे सीधे एरो बनते हैं ना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब तल समझते हैं, तल उसने बोला कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है। वाई जेड तल का क्या मतलब है बताओ, तो बोला वाई जेड तल, या वाई जेड प्लेन कह दो, तो वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये सब आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में, ज्यामिति वाले चैप्टर में। जैसे देखो मैं समझाना चाहूँ थोड़ा सा, तो ये मान लो हमारी 3 एक्सिस है, ऐसे है ना एक्चुअल में एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये एक्स है ब्लैक, ये वाई, और ये जेड बाहर पर। तो तल क्या होता है, प्लेन जो होता है ना, प्लेन वो 2 एक्सिस को मिला के बनता है, 2 एक्सिस को जब आप मिला लोगे तो एक प्लेन बन जाएगा, एक तल बन जाएगा। जैसे ये वाई है, ये जेड है, तो वाई जेड तल कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। अब मान लो वाई जेड प्लेन, अब कह के उसको एक्स वाई प्लेन कहता, तो एक्स वाई प्लेन देखो, एक्स है वाई है, तो ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। अगर वो कहता है जेड वाई प्लेन, वो जेड एक्स प्लेन, तो ये जेड है, ये एक्स है, ये नीचे वाला जो प्लेन है ये जेड एक्स प्लेन हो जाता, बात समझ आ रही है। तो ऐसे प्लेन होते हैं। तो अब इसने बोल दिया हमसे कौन से प्लेन में आपको वो लेना है एरिया, वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन कौन सा, ये वाला, यानी जो हमारा एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लेना है आपको, वाई जेड प्लेन यही तो होगा, देखो ऐसे करके रखा है इसको मैंने। तो ये वाई जेड प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई जेड प्लेन में आपने क्या ले लिया, एरिया ले लिया, और एरिया कैसा है, ये वर्ग है, देखो बोल दिया अपने शेप का नाम बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया, क्या बोल दिया कि ये वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है। और आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजा क्या होती है,
बराबर होती है, इसकी एक भुजा दे रखी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अब कह रहे हैं इस वर्ग से, यानी ये जो वर्ग है हमारा स्क्वायर है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पास करेगा, बताओ। पास तो करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो इसमें से क्रॉस करके, तो कितनी निकलेंगी, तो फ्लक्स बता दो, है ना, क्या पूछ रहे हैं, फ्लक्स बता दो, देखो ये फ्लक्स कह रहे हैं, हाँ, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, बोल दिया डायरेक्ट फ्लक्स क्या है। तो बताओ भाई कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा फ्लक्स का, यहाँ पे ये बता दो। हम्म किसी एंगल पे नहीं है। अगर यहाँ से ए वेक्टर की डायरेक्शन देखी जाए, तो देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन भी तो वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना, तो एंगल कितना हुआ, 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो वो खत्म, है ना, हाँ, हो गया तो अब, तो हम लगा सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फाई ई बराबर डायरेक्ट लगा दो क्या, ई इंटू ए, अगर कॉस थीटा लगाओगे भी तो थीटा तो 0 हो जाएगा, तब भी उसको हटाना पड़ेगा, कैसे भी कर सकते हैं आप, है ना, चलो, क्या दोनों वैल्यू पता है आपको, लेकिन देखो गड़बड़ कर रहे हो, ये फॉर्मूला लगेगा, है न्यूटन कूलम वाला, ये तो यूनिट है इसकी, मैं कह रहा हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला ये लगेगा, ये वेक्टर फॉर्म में है आई कैप, तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा फ्लक्स का, समझ गए, तभी तो डॉट सिखाया था मैंने अभी मैं खुद बोल गया सिखा के तो ये लगेगा यहाँ पे ई वेक्टर, देखो ये वेक्टर में है ना, ई वेक्टर ही तो है, तो वेक्टर वाला तो फॉर्मूला है हमारे पास, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लगेगा, ये, अगर ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होती, वैल्यू होती केवल, तो हम वो लगा देते, ठीक है, हाँ अब समझ गए। तो हमारे पास देखो ई वेक्टर तो है, ए वेक्टर है क्या, नहीं है, तो ए वेक्टर नहीं होगा तब डॉट कैसे करोगे, वेक्टर तो होना चाहिए ना दूसरा, ए क्या होता है, एरिया, तो इसका वर्ग का मैं क्या निकाल दूं, पहले एरिया निकाल लेता हूं, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का, साइड स्क्वायर, अरे साइड स्क्वायर ही तो होता है, ये सेंटीमीटर में है भैया, इसको मीटर में बदल दो पहले, तो क्या करना होता है, 10⁻⁻², अब इस पे 1 है, इस पे -2 है, तो ओवरऑल कितनी हो गई, -1, 2 बड़ा है ना माइनस का, ठीक है, यानी साइड ये है हमारी मीटर में, सही है, तो लिखो 10⁻⁻1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, किसमें आएगा एरिया, ये हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो जब अंदर पावर बाहर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई, तो 10⁻², मीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आई है, ना कि ए वेक्टर की, यहां पर हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर, यहाँ पे वैल्यू आई है ए की, तो इसको अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो केवल नंबर नंबर है, अगर वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, अरे किसी वैल्यू को अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन लगानी पड़ती है ना, ये तो अभी केवल वैल्यू है, इसकी अगर तुम डायरेक्शन बता दो एरिया की, तो ये क्या बन जाएगा, फिर वेक्टर बन जाएगा, देखो यहाँ पे वेक्टर ही तभी तो बना था जब वैल्यू के साथ डायरेक्शन आई थी, वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, तो बताओ एरिया की डायरेक्शन किधर है, आई कैप में, जे कैप में, के कैप में, आई कैप में ही तो है, देखो एक्स एक्सिस यानी आई कैप, तो इसके साथ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए वेक्टर बराबर 10⁻⁻², क्या आएगा, आई कैप, अब आ गया, देखो वेक्टर आ गया, नहीं आ गया इसके ऊपर, और मीटर स्क्वायर में, अब आप ये वाली वैल्यू और ये ई की वैल्यू दोनों को यहाँ रख सकते हैं, डॉट निकाल सकते हैं, अंतर आ जाता है, तो फाई ई बराबर, ई वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या है, 3 × 10⁻³ आई कैप, डॉट करना है, इसका यूनिट मतलब, एरिया कितना है बताओ, एरिया वेक्टर 10⁻⁻², आई कैप, अब इसमें जे के है ही नहीं, तो आई का आई से कर दो बस, तो आई आई तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या, ये इनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 × 10⁻³ आई डॉट आई 1 हो जाता है, खत्म, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा बताओ, केवल 10 बचा, 1 पावर लगाओ मतलब, और 3 10 जा 30, यूनिट बताओ फ्लक्स की, न्यूटन पर कुलाम, और ऊपर क्या है, इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कुलाम, अरे बात समझ में आ गई, नोट करो, तो क्या कह रहे हैं,
देख भाई, कह रहे हैं इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके तल का अभिलंब क्या होता है? अभिलंब किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री पे जाता है। तो इस तल का अभिलंब कौन है? दिख रहा है तुम्हें? ये वेक्टर ही तो है। यानी ये कह रहे हैं कि तब फ्लक्स कितना होगा जब ये ए वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का? यानी अभी ये ऐसे है, ये ऐसे घूम जाएगा, ये एरिया घूमेगा तो इसका अभिलंब भी घूम जाएगा ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना घूमेगी, तो एंगल बनेगा कुछ ना कुछ। तो 60 का बनेगा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तब बताओ फ्लक्स कितना होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बताओ? कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इसी केस में होता है। थोड़ा सा भी एंगल रोटेट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकलने लगेंगी वो, है ना? कम हो जाएगा। तो कितना होगा उसको निकाल लेते। तो एंगल दिया है, एंगल दिया है तो सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम? एंगल वाला और थीटा वाला। तो क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, क्या ये ई और ए अब वेक्टर नहीं है? देखो, इनके ऊपर से वेक्टर हट चुका है। मतलब आपको केवल इनकी क्या लेनी है? वैल्यू, वैल्यू लेनी है बस। अब जब ऐसे लिखा हुआ है किसी चीज को तो हम कहेंगे वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, वेक्टर लगाया हुआ है। और अगर केवल इसको ऐसे लिख दिया हमने ई, तो इसका मतलब इसकी क्या है? केवल वैल्यू, वैल्यू, बस। डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी है आप। ये स्केलर हो गई और ये वेक्टर हो गई। ठीक है, चलो। तो ई की वैल्यू बताओ कितनी है? ये है इतनी, यहाँ से 3 × 10⁻। एरिया की वैल्यू कितनी है? 10⁻। इनटू में कॉस थीटा कितना है? ये तो वही आ जाएगा 30। देखो, और कॉस 60 की वैल्यू बताओ? 1/2। तो देखो फ्लक्स कितना रह गया? आधा रह गया ना उसका। हमारे आधा रह गया फ्लक्स। और करो। वैद्युत स्थितिक स्थितिक वैद्युत स्थैतिक है यार। एक्सोस्टैटिक नहीं बोल सकते हैं क्लियर। स्थितिक स्थैतिक ऐसे करा। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र मतलब इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो लैंग्वेज? अब जिसको करना होगा वो भी ना करेगा। अरे स्थैतिक की ना पढ़ा हूं। आगे बढ़ो। और है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो यही वेक्टर बराबर दिया हुआ है आपको। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। में रखने पर में रखने पर पृष्ठ ए वेक्टर बराबर tan j कैप से होकर से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। करना जरा इसका सॉल्यूशन, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर देंगे, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन है ना। ई वेक्टर हमको गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और ए वेक्टर भी हमको गिवन है कितना भैया? tan j कैप। अब हमसे फ्लक्स पूछा है तो जाहिर सी बात है वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? P.A होता है भाई। जैसा उसने क्वेश्चन दिया वैसे ही हमने फॉर्मूला बदल दिया, है ना? तो ई वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, डायरेक्ट ई डॉट ए, यही डायरेक्ट आंसर खत्म है। वो अगर ये 3 मार्क्स का होगा तो तुम्हें फिर बताया इसमें ये जो मैंने खिचड़ी बनाई है ऐसी तुमने करी होगी, तो इसमें अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 भी दे देना तो बहुत मान लियो। बोर्ड में करके सब आते हैं, नंबर क्यों कम आ जाते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है टीचर को, तो चेक कर रहे हैं। तुम कंपटीशन का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो, ये कैलकुलेशन करी उल्टी सीधी एकदम से और टिक कर दिया उसमें। ये कंपटीशन में चल जाता है। लेकिन बोर्ड में जितनी अच्छी कॉपी लिख के आओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे।
ये बात ध्यान रख लेना। करने को मैं भी ऐसे ही कर देता, टाइम तो लगा रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ताकि तुम आदत डालो मुझे देखकर, क्योंकि संगति का ही तो असर होता है। क्यों भाई, इधर देखो, क्या करना है, डॉट निकालना है। तो हमने देखा इधर जे है तो आई और के जीरो जीरो होंगे, तो जीरो की करेंगे जीरो। अब जे वाले से तो होगी 4 10 जा 40, और के वाले से करोगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो। तो आ गया आपका 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, अभी पिछले या उससे पिछले साल में आया था, 2 नंबर में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। बाकी फ्लक्स की आपकी मुलाकात होगी जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, तब आपकी फ्लक्स से हम मुलाकात कराएंगे फिर दोबारा। अब एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, द्वि का मतलब दो, और ध्रुव का मतलब पोल। पोल मतलब सिरे, यानी इलेक्ट्रिक डाईपोल, इंग्लिश का नाम है इसका, इलेक्ट्रिक डाईपोल, है ना। तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाईपोल, उसको समझना है। अभी आप ये जो कोर्स पढ़ रहे हो ना, ये 12th का पढ़ रहे हो। ये किसका कोर्स पढ़ रहे हो, 12th क्लास का। एक होता है सुपर 12th, सुना है नाम, सुपर 12th। सुपर 12th में पता क्या होता है, एनसीईआरटी तो होती है सुपर 12th में पूरी, जो आप कर रहे हो। बोर्ड में तो केवल एनसीईआरटी चाहिए होती है। सुपर 12th में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको 12th के बाद आईआईटी का एग्जाम देना होता है, तो वो 12th में ही आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं, इंजीनियर बनते हैं। बीटेक होता है, बीटेक डिग्री का नाम सुना है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको कई सारी ब्रांचों में होता है, कंप्यूटर साइंस में कर लो बीटेक, मैकेनिकल साइंस में कर लो बीटेक, और आपका सिविल इंजीनियरिंग कर लो, उसमें बीटेक कर लो। ये जो मकान मकान बिल्डिंग बिल्डिंग जो बनवाते हैं इंजीनियर, लाल टोपी वाले, वो सब बीटेक ही तो होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करता है। तो आईआईटी से बीटेक करने के बाद इंजीनियर बन जाते हो, जिस भी फील्ड से बीटेक करोगे उसमें। और जब बीटेक कर लोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये तुम्हें रखेंगी और पैकेज देंगी। पैकेज साल का होता है पैकेज। जैसे मान लो 50 लाख का पैकेज, एक साल में 50 लाख रुपए हो गए, लगा लो महीने में कितने हो गए, 4 लाख प्लस हो गए महीने के। ऐसे फिर इनके पैकेज भी होते हैं, 1 1 करोड़ के पैकेज लगते हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़। ये अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां देती हैं तगड़े तगड़े पैकेज। तो वो पैकेज जब भी मिलेंगे जब आईआईटी से बीटेक करोगे। एमआईटी से बीटेक करोगे तो कुछ ना मिलेगा। ये जो आईएफटीएम है, टीएमयू है, एमआईटी है, इनके बीटेक की कोई वैल्यू नहीं है। लग गई किसी की नौकरी तुक्के धड़के में तो लग गई, प्राइवेट से करोगे तो। आईआईटी गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट के बीटेक से जब करेंगे हम बीटेक, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से जब बीटेक करेंगे, हाँ, तो उसमें बीटेक करने के लिए एग्जाम होता है पहले, ऐसा थोड़ा ना कोई भी बीटेक कर लेगा मुंह उठा के। 2 एग्जाम होते हैं, दो। पहले होता है जेई मेंस, जे डबल ई, और फिर होता है जेई एडवांस। मेंस क्लियर कर दोगे तो एडवांस क्लियर करो, एडवांस मतलब उसमें और एडवांस क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों सब्जेक्टों से। मेंस भी निकाल दिया, एडवांस भी निकाल दिया, फिर आएगी तुम्हारी रैंक। मान लो ऑल इंडिया रैंक आई तुम्हारी 40, लेकिन आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं वो 30 तक का, तो लो वहां भी गया तुम्हारा। समझ गया, तो रैंक से रह जाओगे। हालांकि अगर मेंस और एडवांस निकाल देते हैं तो उस रेंज में आ जाती है रैंक, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है। 30 या 32 आईआईटी है इंडिया में पूरे, 30 या 32 में, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, मतलब हर राज्य में एक एक दो दो आईआईटी बने हुए हैं। उसमें एडमिशन हो गया, फिर 4 साल पढ़ोगे, उसके अंदर बीटेक करोगे, 4 साल का बीटेक होता है। उसमें अगर कहीं फेल हो गए बीच में तो निकल जाओगे बीच में से। अब 4 साल में भी एक साल में 2 बार पेपर होंगे और 4 बार टेस्ट होंगे। 2 बार पेपर, 4 बार टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम करते हैं सेमेस्टर के। सेमेस्टर मतलब 6 महीने में एग्जाम। अब सब में यही है, बीएससी करो उसमें भी सेमेस्टर एग्जाम, बीए करोगे उसमें भी सेमेस्टर एग्जाम,
बीटेक करो उसमें भी बीकॉम करो कुछ चीज में। ये बीबी वाली डिग्री यही करनी है तुम्हें इंटर के बाद। कितनी डिग्री बोली मैंने? 4। बीएससी करोगे, बीए करोगे, बीटेक करोगे, बीकॉम करोगे। बीकॉम और बीए नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम साइंस वाले हो। साइंस वाले ना तो बीए करते हैं ना बीकॉम करते हैं, वो करते हैं या तो बीएससी या बीटेक। अब बीटेक मेरी राय में तब करना सही है जब आईआईटी में नंबर आए, क्योंकि आईएफटीएम एमआईटी वाले तो बीटेक वाले घूम ही रहे हैं। बीएससी से टीचिंग, ये खड़े तो है बीएससी वाले सामने तुम्हारे। हाँ, टीचिंग। टीचिंग लाइन है, साइंटिस्ट की लाइन है, स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट उनकी लाइन है। साइंस डिपार्टमेंट में चले जाओ किसी में भी, बीएससी में बहुत ऑप्शन है। बीटेक कर करके लोग टीचिंग वाली लाइन में आ जाते हैं फिर दोबारा, मतलब बीएससी कर एमएससी कर लेते हैं बीटेक करने के बाद, मन जिसका होता पढ़ने में। देखो पढ़ाई दो ही डिग्रियों में है, डिटेल में एकदम, एक तो बीएससी में और एक बीटेक। अगर पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखना चाह रहे हो अपनी, कि जैसे आप पढ़ रहे हैं कायदे से, ऐसे ही आगे तक पढ़ते रहें, तो आपको बीएससी या बीटेक में से कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बायोलॉजी कर लोगे तो फिर कहाँ क्या करोगे बताओ? एमबीबीएस कर लोगे तो फिर बायोलॉजी के बाद एमबीबीएस ही है बड़ी डिग्री तो बायोलॉजी के बाद। बाकी बीयूएमएस, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल खोल के बैठ जाओ बस। फिर क्या होगा? पूरी जिंदगी मेडिकल ही चलेगा। हाँ, झोला छाप बन जाओगे। कितने बच्चों ने पढ़ पढ़ के बायोलॉजी से पढ़े हैं, वो करा उन्होंने बी फार्मा डी फार्मा, और खोल खोल के बैठ गए किसी ने, मुझसे ही पढ़ पढ़ के गए कितने बच्चे बायोलॉजी के। एक उधर बैठा है डॉक्टर राहुल। आईटीआई डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। मैंने ये जो बताई आपको अभी, ये डिग्री है, ग्रेजुएशन हो गई है। आईटीआई डिप्लोमा होता है जैसे पॉलिटेक्निक होता है, इंटर के बाद भी कर सकते हो, इंटर के साथ भी कर सकते हो। ये डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक का मेरे ख्याल से इंटर के साथ ही कर लेते हैं, 12th प्लस पॉलिटेक्निक है ना। हाँ, ज्यादा मुझे नॉलेज है नहीं आईटीआई के बारे में, क्योंकि किसी बच्चे ने करी ना है ना, मुझसे पढ़ के आया वो, बीटेक कराया बीएससी करी। तो आईटीआई में यही होता है, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, फिटर, ऐसे वाले नहीं, ये तो सब ऐसे ही हैं, ये तो बिना पढ़े लिखे हैं, तजुर्बे वाले हैं ये तो। अगर आईटीआई से इलेक्ट्रिसिटी का कोई कोर्स करोगे इलेक्ट्रीशियन का, तो अच्छे वाले इलेक्ट्रीशियन बनोगे, जो बड़े बड़े कोठियों में इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं वो बनोगे आईटीआई। प्लम्बर बनोगे तो नंबर 1 के प्लम्बर बनोगे, पूरे मुरादाबाद में नाम हुआ। पढ़ लिख के भाई कोई चीज काम कर रहे हैं, पढ़ लिख के तो अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब ये तुम्हारे घरों में जितने भी प्लम्बर आते हैं सही करने वाले, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। या ये जितनी भी दुकानें लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। सब एक दूसरे के साथ अलग अलग चल रहे। पूछ लो क्या करा है, कुछ भी ना, हाई स्कूल फेल है। समझ गया? तो ये है। तो डिसाइड कर लेना, अभी तो पूरा साल है। अगर पढ़ाई जारी रखनी है तो बीएससी बीटेक में से करना, और पढ़ाई जारी ही रखनी होती है, पढ़ाई छोड़ के करोगे क्या? तो पढ़ाई तो एक मात्र ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सपने देखते हो कि हाँ इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी में पहुंच जाओगे, उसका रास्ता क्या? पढ़ाई। और पढ़ाई तुम छोड़ दो तो फिर क्या है? कोई रास्ता नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस करो तो क्या पता चलाना चलाओ। बिजनेस करने के लिए तो माइंड चाहिए, माइंड किससे होता है? पढ़ाई से खुलता है। कोई भी जॉब कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि पढ़ाई नौकरी दिलाने के लिए थोड़ी होती है, पढ़ाई होती है दिमाग खोलने के लिए। पढ़ा लिखा इंसान समझदार होता है, और समझदारी से ही हर काम होता है, ऐसा नहीं होता है? किसी भी फील्ड में जाना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई की फील्ड में जाना तब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? अब बढ़ जाओ टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। देखो द्वि का मतलब मैंने बताया दो, और ध्रुव का मतलब पोल। एक चार्ज का सिस्टम होगा, सिस्टम मतलब मैंने बोला एक से ज्यादा चार्ज होंगे, तो एक चार्ज का, दो चार्ज का सिस्टम होगा, जो कि एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रखे होंगे, उस सिस्टम का नाम ही इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया गया है। बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने। कैसे? देखो मान लो मैंने यहां पर एक प्लस के क्यू चार्ज लिया, सही है, ध्यान समझना, और इधर मैंने माइनस के क्यू चार्ज लिया। चार्ज की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। अगर ये 10 कूलम का है तो ये भी 10 कूलम का ही। बस फर्क इतना है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, बस इतना फर्क है। मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों को। और मैंने मान लिया कि यहां इनका कोई सेंटर है, इसको मैंने कह दिया सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस ये सेंटर है, तो आपको पता है सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो इस सेंटर से इस वाले चार्ज की डिस्टेंस, मान लो अगर हम कहें कि एल है, तो इस वाले चार्ज की डिस्टेंस भी क्या होगी? एल ही होगी। ठीक है। और ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2l। दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2l। तो ये जो सिस्टम बन के आया दो चार्ज का,
इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल बन गया भाई। क्यों बन गया डाइपोल? क्योंकि दो पोल हैं इसमें, देखो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। दो पोल होने चाहिए और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। पोल मतलब क्या? दो चार्ज। और चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। साइन दोनों पे अपोजिट होना चाहिए, वैल्यू दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये Q1 है ये Q2 और आप डाइपोल कह रहे हो, वो डाइपोल नहीं है। फिर बात समझ आ रही है? दोनों चार्ज की वैल्यू सेम हो, चार्ज पर जो साइन है वो माइनस का हो, एक पे पॉजिटिव का हो, और सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तब इस सिस्टम को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी, दो समान तथा विपरीत आवेश जब एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं तो आवेशों के ऐसे निकाय को यानी सिस्टम को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो देखो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है, वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर, जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश लिख लो, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से 2L, ये लिखो 2L दूरी पर होते हैं। एक दूसरे से 2L दूरी पर होते हैं। बस बना लो इस डायग्राम में। अब क्यों पढ़ा भैया हमने ये डाइपोल, क्या होगा इससे? तो हम इसकी मदद से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या? बताओ, जीरो होगी या नहीं होगी? नहीं होगी जीरो। क्योंकि जब आप किसी पॉइंट पर लोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से इस वाले चार्ज से उसकी डिस्टेंस कुछ और होगी, इस वाले चार्ज से उसकी डिस्टेंस कुछ और होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओगे तो एक वेक्टर बड़ा आएगा और एक वेक्टर छोटा आएगा। आप वहां पर जब ऐड हो या माइनस हो जो भी करोगे तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगी। बराबर होगी नहीं ना, बता कहाँ होगी बराबर? सेंटर को छोड़कर कहीं भी कोई पॉइंट ले ले, हर जगह वैल्यू कैसे आने वाली है? एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। यहाँ लेगा, देख इससे पास में है इससे दूर है, चेंज हो गई वैल्यू। यहाँ लेगा तो इसके पास में उससे दूर है, चेंज हो गई वैल्यू। यहाँ लेगा तो अब यहाँ लेगा तो देखेंगे क्या आएगा, देखेंगे क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्योंकि हम जो निकालेंगे ना, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ना कि वेक्टर। तू समझा? समझा नहीं? अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जीरो थोड़ी होगा। जैसे देख मैं तुझे समझाऊं, समझा नहीं? ये बॉक्स है मान ले, इधर फोर्स लगी 10 न्यूटन, इधर फोर्स लगी 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी हुई? जीरो। नेट फोर्स कितनी हुई भैया? जीरो। टोटल फोर्स कितनी हुई? हाँ, टोटल फोर्स कितनी? 20। आया ना? अब नेट जब निकलता है जब डायरेक्शन के साथ आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी वेक्टर, किसी वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हो, और टोटल निकलता है नंबर में। इस सामान लाते तो टोटल निकालते रहे, में डायरेक्शन थोड़ी देखते हैं उसकी। फिर तो टोटल मतलब कितनी टोटल फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे, तो टोटल लग रही है 20 न्यूटन की विदाउट डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगी नहीं कहीं, हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है? तो दो जगह कैलकुलेट करनी है, एनसीईआरटी में दो जगह कैलकुलेट करी गई है, एक तो इसके एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल पे। वो मैं बताऊंगा जब कल और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी बताना है ना, तो उसको कल देखेंगे।